गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नवांक कोर डिजिलेशंस क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, मैं सीमा साथ आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 8 का सामाजिक विज्ञान। और सामाजिक विज्ञान में आज मैं आपको पढ़ाऊँगी लेसन 2, जिसका नाम है ब्रिटिश प्रशासन, नीतियाँ और प्रभाव। आज इस पाठ में हम पढ़ेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट इंडिया एक्ट 1784 और पिट इंडिया एक्ट की विशेषताएं। तो हम शुरुआत करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 से। तो स्टूडेंट, जैसा कि इसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773, तो एक तो इसका नाम है रेगुलेटिंग और इसमें जुड़ा है एक्ट। तो एक्ट मीन्स होता है कानून। तो आपने कानून को इंग्लिश में लॉ के नाम से सुना होगा, इसे एक्ट भी कहते हैं, कानून भी कहते हैं। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है यह 1773 में बनाया गया था, इसलिए इसका नाम है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। आइए हम शुरुआत करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी एक स्वतंत्र व्यापारिक संस्था थी। कंपनी के कार्यों का संपूर्ण प्रबंध एक संचालन समिति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करती थी। यही समिति कंपनी के कर्मचारियों को नियुक्त और पदच्युत करती थी। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक स्वतंत्र व्यापारिक संस्था थी। मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप में एक स्वतंत्र व्यापारिक संस्था थी। इसके ऊपर किसी की कोई बंदिश नहीं थी या किसी दूसरे का इस पर कोई कंट्रोल नहीं था। कंपनी के कार्यों का संपूर्ण प्रबंध यानी कंपनी के सभी कार्यों का संपूर्ण प्रबंध मीन्स मैनेजमेंट व्यवस्था एक संचालन समिति कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करती थी। और यह समिति कंपनी के कर्मचारियों को नियुक्त यानी कर्मचारियों को रखना और उन्हें हटाने का अधिकार भी इसी समिति के पास था। कंपनी ही व्यापारिक नीति निर्धारित करती थी, सेनाओं की व्यवस्था करती थी और विदेश नीति को निर्धारित करती थी। मीन्स कंपनी के पास ही यह अधिकार था कि वह उसके लिए व्यापारिक नीतियां बनाए, सेनाओं की व्यवस्था करे और विदेश नीति क्या होगी यह निर्धारित भी कंपनी स्वयं करती थी। मीन्स कुछ अधिकार कंपनी की तरफ से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को थे और कुछ अधिकार कंपनी के अपने पास स्वयं थे। परंतु सन 1757 ईस्वी के बाद कंपनी का मूल चरित्र बदल चुका था। अब वह मात्र व्यापारिक कंपनी ना रहकर प्रशासनिक कंपनी बन चुकी थी। मीन्स सन 1757 ईस्वी के बाद कंपनी का जो मूल चरित्र था उसमें बदलाव आ चुका था। अब वह मात्र व्यापारिक संस्था नहीं रही बल्कि प्रशासनिक कंपनी बन चुकी थी, यानी कि व्यापार करने के साथ साथ वह प्रशासन भी करने लगी थी। इंग्लैंड की सरकार कंपनी के कार्यों से अनभिज्ञ बनी नहीं रह सकती थी। मीन्स कंपनी जो कुछ कर रही थी इंग्लैंड की सरकार इससे अनजान नहीं थी। कंपनी के द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी इंग्लैंड की सरकार को थी। बंगाल की लूट, वहाँ की कानून व्यवस्था और कर्मचारियों के अत्याचारों से पीड़ित बंगाल की जनता की जानकारी उसको थी। कहने का तात्पर्य यह है कि बंगाल में जिस तरह कंपनी ने लूट मचा रखी थी, वहाँ की जो कानून व्यवस्था थी, जिस तरह से कंपनी कानून व्यवस्था चला रही थी और वहाँ कंपनी के कर्मचारी वहाँ की जनता पर अत्याचार कर रहे थे, इन सब सारी चीज़ों की जानकारी इंग्लैंड की सरकार को थी। बंगाल के दोहरे शासन प्रबंध ने किस प्रकार बंगाल की व्यवस्था को तहस नहस किया। मीन्स बंगाल के दोहरे शासन के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। बंगाल में दोहरा शासन था, यानी कि एक तरफ वहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी और दूसरी तरफ वहाँ के नवाब शासन कर रहे थे। तो इस तरह बंगाल में दोहरा शासन भी चल रहा था, जिससे वहाँ की जनता परेशान थी और पूरी बंगाल की जो व्यवस्था थी वो तहस महस हो चुकी थी। इसकी भी जानकारी कंपनी को थी। अपार धन संपदा जमा करने के बाद भी कंपनी की वित्तीय स्थिति संकट में थी। मीन्स
कंपनी इतना धन इकट्ठा कर चुकी थी और काफ़ी अच्छी उसकी आर्थिक स्थिति, जैसा कि अभी आया वित्तीय मीन्स आर्थिक, तो कंपनी की वित्तीय स्थिति संकट में थी, यहाँ पर कंपनी यह बता रही है। लेकिन इसके पहले कंपनी काफ़ी धन इकट्ठा कर चुकी थी, फिर भी वह अपने आप को वित्तीय संकट में बता रही थी। इससे ब्रिटिश शासन को लगा कि भारत में कंपनी की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना आवश्यक हो गया है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बंगाल में और पूरे देश में भारत की जनता को परेशान करके रखा था, और वह जो कार्य कर रही थी या पहले जो कर चुकी थी, इन सभी चीज़ों की जानकारी अब ब्रिटिश सरकार को या इंग्लैंड की सरकार को लग चुकी थी और वह इसका ऑप्शन तलाश रही थी। इसके लिए इंग्लैंड की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए ब्रिटिश संसद ने सन 1773 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया। इस एक्ट के 2 उद्देश्य थे, कंपनी के संगठन को दोषों को दूर करना और नंबर 2 भारत में कंपनी के शासन के दोषों का निराकरण करना। मीन्स अब इंग्लैंड की सरकार को यह समझ में आ गया था कि भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के साथ साथ प्रशासन भी कर रही है, इस पर अब हमारे लिए नियंत्रण रखना या कंट्रोल करना आवश्यक हो गया है। इसलिए इंग्लैंड की सरकार ने ब्रिटिश संसद में सन 1773 में एक एक्ट पारित किया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट, और इस एक्ट के 2 उद्देश्य थे, यानी 2 उद्देश्यों के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। एक पहला इसका उद्देश्य था कि कंपनी के संगठन को दोषों को दूर करना, मीन्स कंपनी के संगठन में जो कमियां हैं उन्हें दूर करना इस एक्ट के माध्यम से। दूसरा उद्देश्य इसका यह था कि भारत में कंपनी के शासन के दोषों का निराकरण करना, मीन्स भारत में जिस तरह कंपनी के शासन में कमियां हैं उन कमियों को कैसे दूर किया जाए। तो ये इन 2 उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इंग्लैंड की सरकार ने इस रेगुलेटिंग एक्ट को बनाया, जिसके माध्यम से वह ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल कर सके। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने रेगुलेटिंग एक्ट को समझने की कोशिश की थी। यह रेगुलेटिंग एक्ट था। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं विलियम पिट का इंडिया एक्ट सन 1784। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, जैसा कि इस एक्ट का नाम है विलियम पिट का इंडिया एक्ट, तो जिसने इस एक्ट को बनाया या इस एक्ट को बनवाने में अहम भूमिका निभाई थी, और उन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम रखा गया है विलियम पिट। विलियम पिट ही इसके मेन कर्ता धर्ता थे और उन्हीं के नाम पर इस एक्ट को बनाया गया था। एक्ट मतलब कानून। और कब बनाया गया? सन 1784 में। इसलिए इसका नाम पड़ा विलियम पिट का इंडिया एक्ट। और किसके लिए बनाया गया था? इंडिया के लिए, मीन्स हमारे देश भारत के लिए। तो हम जानने की कोशिश करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के दोषों को दूर करने, कंपनी के भारतीय क्षेत्रों में प्रशासन को कुशल तथा उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने एवं भारत स्थित कंपनी के कार्य क्षेत्र व कार्यप्रणाली को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सन 1784 ईस्वी में ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट ने पिट इंडिया एक्ट पारित कराया। मीन्स जो रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था सन 1773 में, तो उस एक्ट में कुछ कमियां थीं। उन कमियों को, दोष मीन्स होता है कमी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जिनका नाम है विलियम पिट, उन्होंने इस एक्ट को बनाया या बनवाया कि रेगुलेटिंग एक्ट के जो पहले कमियां रह चुकी हैं उन्हें दूर किया जा सके। वह कमियां कौन कौन सी थीं उसे भी हम जानते हैं, जैसे कि भारतीय क्षेत्र में प्रशासन को कुशल बनाना, मतलब भारत में जो प्रशासन कर रही थी कंपनी उसको थोड़ा अच्छा किया जाए, उसको सुधार किया जाए उसमें। और
कंपनी के कार्य क्षेत्र व कार्य प्रणाली को भी नियंत्रित किया जाए। इसी उद्देश्य से सन 1784 में विलियम पिट ने, जो कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पिट इंडिया एक्ट पारित करवाया। तो अब हमने यहाँ पर विलियम पिट का इंडिया एक्ट को जाना। आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस एक्ट की विशेषताएं क्या थी। ऊपर हमने पढ़ा कि वो एक्ट क्या था, कौन सा था। अब उस एक्ट में कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो पिट इंडिया एक्ट की विशेषताएं मीन्स उनके गुण क्या थे या उसे क्यों बनाया गया। इस एक्ट ने कंपनी के मामलों और भारत में उसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को अधिक नियंत्रण का अधिकार दे दिया था। मीन्स ये जो बनाया गया था पिट इंडिया एक्ट ने, इस एक्ट ने कंपनी के मामलों में यानी कंपनी पर नियंत्रण रखने के लिए भारत में उसके प्रशासन पर ब्रिटिश सरकार को अधिक से अधिक अधिकार दे दिए थे। मतलब इस एक्ट के माध्यम से इंग्लैंड की सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी पर अधिक से अधिक नियंत्रण रख सकती थी। नवीन कानून के अनुसार 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई थी। मीन्स ये जो पिट इंडिया एक्ट बनाया गया था, यह एक नया कानून था। नवीन मीन्स होता है नया। तो नए कानून के अनुसार 6 सदस्यीय मीन्स 6 सदस्यों की एक नियंत्रण मंडल बोर्ड की स्थापना की गई थी, जो कि इन पर अपना नियंत्रण रखती थी ईस्ट इंडिया कंपनी पर। इसका कार्य निदेशक मंडल और भारत सरकार को आवश्यक परामर्श देना था। यानी ये जो 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल बोर्ड बनाया गया था, इसका काम था कि भारत सरकार को आवश्यक परामर्श देना, यानी भारत सरकार के लिए इंग्लैंड सरकार को आवश्यक सुझाव देना तथा उनकी कार्यप्रणाली पर नियंत्रण रखना। मीन्स वह जो भी कार्य करते थे उस पर नियंत्रण रखना। भारत के शासन, सेना तथा लगान संबंधी मामलों पर 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नियंत्रण कायम किया गया। मीन्स भारत में जो शासन कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी और सेना तथा लगान संबंधी जो कानून थे, उन पर भी या इन सब चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए भी 6 सदस्यीय एक नियंत्रण मंडल बोर्ड बनाया गया, जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया, कायम किया गया। बोर्ड को भारतीय प्रशासन के संबंध में निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण संबंधी विस्तृत अधिकार दिए गए। मीन्स ये जो 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल बोर्ड बनाया गया था, इस बोर्ड को यह अधिकार दिया गया कि भारतीय प्रशासन के संबंध में वह निरीक्षण मीन्स जब चाहे वो तब जाकर देख सकती है। निर्देशन, उसे आदेश दे सकते हैं, उसे निर्देश दे सकते हैं कि कैसे काम करना है। और नियंत्रण मीन्स उसके ऊपर कंट्रोल करना। नियंत्रण संबंधी विस्तृत मतलब अधिक अधिकार दिए गए थे। तो इस तरह यह पिट इंडिया एक्ट की विशेषताएं थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये जो विलियम पिट इंडिया एक्ट बनाया गया था, इसमें यह बदलाव किए गए थे। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट और पिट इंडिया एक्ट क्या था और पिट इंडिया एक्ट की क्या क्या विशेषताएं थी, इन्हें हमने यहाँ पर इस वीडियो में समझने की कोशिश की थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।